आइए मित्रों, फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे साथ मोटिवेशन की दुनिया में। यह समय है क्या चुनाव का, है ना। यह समय क्या है, कह सकते हैं कि एक तरह से उठा पटक का, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन, थोड़ा सा अलग अलग विचार, थोड़ा सा भीड़, थोड़ा सा जब अगर हम टीवी पे देखते हैं अलग अलग विचारें आती हैं, अलग अलग बातें आती हैं, सब अपनी मुद्दा रखता है, सब अपने विचार रखते हैं। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कभी नहीं बोलेगा कम क्रिमिनल है। साधु और जो क्रिमिनल है, साधु तो जरूर बोल देता है, साधु कभी अपने आप को क्रिमिनल बोलता भी नहीं, लोग उस पर डाउट भी नहीं करते। चलिए, वहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना यह है, क्या यह दुनिया ऐसा हो गया कि हम रह नहीं सकते क्या, है ना। क्या यह दुनिया ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे से बातें नहीं करें क्या। यह दुनिया ऐसा हो गया कि लोग एक दूसरे पर पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, छींटे कसते रहते हैं। अरे छोड़ो, मैंने कितनी बार कहा कि भाई मेरे छोड़ो सबको, अगर अच्छा कर सकते हो बिल्कुल करो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम सारी बातों को छोड़ो। और हमारे लाइफ का फंडा है, परिचित हो अपरिचित हो, अगर मैं उसका मदद कर सकता हूँ जरूर करता हूँ, नहीं करता हूँ तो हाथ जोड़ लेता हूँ। ये हमारे लाइफ का फंडा है। अब रही बात, हम लोग दुनिया के लोग कहते हैं कि जैसी बहे ब्यार वैसी पीट कीजिए, और वाइल यू लिव इन रोम लिव लाइक रोमन्स। कहने का मतलब है जैसा देश वैसा भेष। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक जो लोग इस तरह से अपने आप को डाल लेते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते। हो सकता है अपना रोजी रोटी संभाल ले सकते हैं, हो सकता है अपना पेट भर सकते हैं, हो सकता है अपना तन भर सकते हैं, लेकिन उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट ना होता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि स्वच्छता, साफ कहाँ से आता है ना। अब आसपास जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे अपने कूड़े करकट हटा दिया, है ना। और जहाँ तक कूड़े करकट की बात है और जहाँ पे स्वच्छता की बात है, दोनों दो पहलू हैं। चलिए, मैं कुछ देर के लिए अरुणाचल प्रदेश ले चलता हूँ। मेरे एक मित्र थे, असिस्टेंट इंजीनियर। उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर एक बात मैं बताऊँ, जब मेरे बच्चे जब गाँव जाते हैं, बस्ती में जाते हैं, तो वहाँ उनको स्किन डिजीज हो जाता है, परेशानी हो जाती है। लेकिन मेरे भाई के बच्चे वहाँ जो रहते हैं वहाँ पर उनको कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करता है। एक वो बच्चा जिसको पैदा होते ही मैंने देखा था, यह भी देखा था कि रात के 10 बजे भी नल के नीचे रख देते हैं, है ना। और उस बच्चे को कुछ नहीं होता, और ठंडे में भी एकदम ठीक ठाक होता है, चूंकि वहाँ से एडजस्टेड हो जाता है। एक किसान का बच्चा जिसको वो सुविधा नहीं मिलता, वो जहाँ था वो कह सकते हैं खेत के मेड़ पे पड़ा रहता है और माँ घास काटती रहती है, या वह कह सकते हैं बेचारी अपने काम में व्यस्त है, उसको इतना फुर्सत नहीं कि अपने बच्चे की देखभाल कर सके। हाँ, दूध जरूर पिला देती है। वह बच्चा उस कठिनाई में, सूरज की रोशनी में, हवा में एकदम सॉलिड हो जाता है। तब फिर हमने अपने उस मित्र को कहा कि मेरे दोस्त, यहाँ पे दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत ये है कि आपके बच्चे जो हैं बेबी जॉनसन कल्चर में पैदा हुए हैं, है ना। आपने बहुत ज़्यादा केयर किया, और बहुत ज़्यादा केयर करने का मतलब होता है बच्चा छुई हुई हो जाता है ना। आज मैं देखता हूँ बच्चे की माँ और बाप, खराब नहीं पाइएगा मैं इसको बोलता हूँ, मैं आए दिन मैं देखता हूँ, पैसे टीचर हूँ और हमारी थोड़ी सी आदत है अनवांटेड में मैं बोलता हूँ, और बोलता केवल अपने लिए नहीं, आप सबके लिए बोलता हूँ। मैं देखता हूँ बच्चे बच्चे का माँ बाप बहुत खुश होकर के बच्चे का जो स्कूल बैग अपने कंधे पे रखते हैं, उसको स्कूल तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं, ये आपका प्यार है। लेकिन इतना ज़्यादा प्यार नहीं दीजिए कि बेचारा एकदम कमज़ोर हो जाए। आप जाइए जरूर उसके साथ में, अगर वो बस्ता को ढो सकता है उसको जरूर उसके कंधे पे दे दीजिए। अगर उसके कंधे पे अगर बस्ता देती है तो इसका मतलब है कि वो आपका बच्चा मजबूत होगा, और जब तक उसको कंधे से बचाती रहेंगे वह अपना प्रोटेक्शन कभी नहीं कर सकता और अपनी बीमारी से कभी नहीं लड़ सकता। एक घटना दिल्ली की है, दिल्ली की शायद मुझे लगता है 40 फुटा रोड ये रघुवीर सिंह स्कूल के पास है। मैं समोसा लेने गया था, वहाँ ढेर सारी भीड़ थे। भीड़ के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे दुनिया भर की मक्खियाँ पड़ी थी और लोग खड़े थे कि समोसा निकले और मैं लूँ। जब मैंने पूछा उस दुकानदार से, भाई इतनी मक्खी क्यों है, वो जैसे मुझे इस तरह से देख रहा है जैसे मैं किसी अजायब घर से आ गया हूँ, है ना। कोई नहीं बोल रहा कि मक्खी कहाँ क्यों है ना। तो इससे यह साबित होता है कि लोग एकदम हैबिचुएटेड हो गए हैं। और एक बात और भी है, आप चाहे किसी भी शहर में चले जाओ, ये दो चीज़ें आपको, जैसे कि कचौड़ी हो गया, समोसा हो गया, जलेबी हो गया, वो कोई भी मिठाई वाला ठीक वैसे जगह रहता है जहाँ उससे गाड़ी आती जाती है, धूल पड़ता रहता है, लोग फिर भी खा रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि उसको उस दिमाग में उसको नहीं लगाते हैं कि मैं इसको खाऊंगा तो तबीयत खराब होगा। वो खा ले रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं जाता है, वो बचा भी ले रहे हैं, हैबिचुएटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वह व्यक्ति जिसको रात दिन ये बताया जाता है कि बाहर से आओ तो इसमें डिटॉल लगा लो, बाहर से लाओ तो इनसे करो, ये कह सकते हैं कि अपने आप को एकदम ठीक ठाक कर लो, वह स्थिति कुछ भी, वह व्यक्ति थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ खा लिया निश्चित बीमार हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ सारी की सारी बातें जहाँ पर यहाँ पर आकर टिकता है कि आप बीमार होते क्यों। जैसे मान गए कि एक और छोटी में घटना बताता हूँ, हमारे एक मित्र थे,
और मैं पैसे से तो टीचर हूँ, लेकिन होम्योपैथी में ही पकड़ रखता हूँ। हमने इसकी प्रैक्टिस पिछले 30 साल से किया है, और किया ही नहीं हमारी बात बजाते, हमने इसकी पढ़ाई करके लाइसेंस भी रखता हूँ इसको, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, उस शख्स को जब हमने दिया चाय पीने के लिए, तो उसने कहा कि सर हमें खाबो ना है। हमने क्या नहीं खाबो ना है, और गैस हो जाओ मुझे दिखाओ, तो है ना। कहने का मतलब अगर मैं इसे खाऊंगा तो मुझे गैस हो जाएगा। हमने कहा भैया चाय पियो ना, कोई गैस नहीं होता। उनकी आदत है लाल चाय पीने का, दिमाग में पहले से बैठ गया कि अगर दूध का चाय पियेंगे तो निश्चित हमारे साथ दिक्कत होगी, है ना। संडे का दिन था, और हमारे पोस्ट ऑफिस के भी काम करते थे। हमने बातचीत थोड़ी होने लगी, और हो सकता है मैं खाली भी रहा होऊंगा। फिर चाय पी करके बात करते करते 1 से 2 घंटा हो गया। फिर हमने पूछा बाबू साहब गैस होलो ना की। हमने पूछा बाबू साहब अर्थात क्या मिस्टर नाथ गैस बना आपको? नहीं आज को तो नहीं बना। हमने क्यों नहीं बना? मैं आज आपके साथ था इसलिए नहीं बना। हमने अच्छा तब तो हमारे साथ रहोगे तो आपको बीमारी भी नहीं होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं बंधु, मेन है कि तुम्हारे दिमाग में पहले से बैठा है कि अगर मैं चाय पीऊंगा दूध वाला तो हमको गैस हो जाएगा, है ना, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, लोग डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये नहीं करो वो नहीं करो वो नहीं करो। अब ये जो हमारा पेट है वो तो एडजस्टेड हो जाता है आप जिस तरह से खाना खाते हैं। जैसे ढेर सारी बातें कही जाती है, आम आदमी के बस की बात तो नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सके। जिसको कहते हैं फ्रूट्स कहें, ड्राई फ्रूट कहो या ऐसे फ्रूट कहो, वो इतनी महंगी है कि आम लोगों की पहुँच के बाहर है। वो अमीर लोग ही खा सकते हैं, अमीर लोग के पास पैसे हैं लेकिन वो भी नहीं खाते हैं, है ना। और हमारा सीधा सा सवाल उठता है, भूख लगने के बाद आप जो भी खाओ बिल्कुल ठीक होता है। एक ठेठ कहावत है, इसको आप शायद समझते होंगे, उसका नाम है गुंडा खाए घुसुंडा होए, तरल खाए गल जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे तैसे जो भी खाना मिलता है खा लेते हैं, प्रेम से खाते हैं, एकदम मस्त होते हैं, है ना। और जब एकदम आप खाने में नखड़ा करते हैं, ये नहीं वो नहीं, रोज आपको पराठा चाहिए, रोज चाउमीन चाहिए, रोज ये चाहिए वो चाहिए, उससे लीन इन थीन होते हैं। लेकिन आज तो लीन इन थीन नहीं होते, चर्बी जहाँ तहाँ लटकता जाता है। और चर्बी लटकना क्या आपको लगता है कि खानदानी आदमी हो कि आपको खाने पीने वाले परिवार के घर से हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी कह सकते हैं बेवकूफ़ी है। जब आपको मालूम है कि इसके खाने से हमारी चर्बी लटकेगी और परेशानी होगा, हार्ट का भी प्रॉब्लम होगा, और हार्ट ही नहीं आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जो भी शुगर भी हो जाएगा। तो जानबूझ करके आप जीवा को संतुष्ट करने के लिए उस तरह के खाना खाएंगे तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दूसरा कोई नहीं। आप अपने शरीर को मारने के लिए आप कह सकते हैं सुसीडल के लिए यू आर क्रिमिनल, है ना। मैं भी कहता हूँ। और वह आदमी जो जरूरत से ज़्यादा खाता है, चमड़े झूलता है, वो किसी के हिस्से का खा जाता है। हमारे एक वाइस प्रिंसिपल थे, अल्लाह बल्लभ अय्यर कृष्णमूर्ति, बड़ी अच्छी बात बोलते थे, मिस्टर साहब खाना उतना ही खाओ जितना जरूरत है ना। ज़्यादा खाओगे तो बाद में कम खाना पड़ेगा, और एकदम कम खाओगे तो बाद में इंजेक्शन के साथ खाना पड़ेगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक पीजीटी इंग्लिश था 1987 में, जमालपुर केंद्रीय विद्यालय में। वहाँ पे क्या था कि वहाँ के प्रिंसिपल वो हमारे रोल मॉडल हैं। मैंने उनको आज तक वैसा प्रिंसिपल नहीं देखा है ना। वो मुझे झा साहब बोला करते थे। उस समय हमारे बाल सफ़ेद नहीं थे, मुझे खराब लगता था कि बुजुर्ग आदमी इतने ज्ञानवान मुझे झा साहब बोलते हैं। अरे नहीं नहीं यार, ये तो लैंग्वेज है, इस तरह से बोलते हैं। किसी को अगर छोटे को भी आप बोलते हैं और बड़े को भी आप बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन गलती से तुम और आपके चक्कर में बड़ों को तुम बोल दिया और छोटे को आप बोला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे परेशानी हो जाती है, लोगों को सेंटीमेंट में लगता है, इसलिए आप चलेगा। और उसके बाद हमने उस सज्जन को देखा कि 9 बजने के बाद गेट में ताला लगा दिया। ताला लगा देने के बाद जानते हो क्या करते हैं? चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, लेट आया घर जाओ, है ना। कोई मरम शर्म नहीं, कोई भी कह सकते हैं, कोई भी ये रिलैक्सेशन नहीं। बेचारा टीचर मन मार करके चला जाता, सीएल देता, बच्चे देख टाइम पे आते हैं। एक बार मैंने उनका सर्कुलर देखा, उस सर्कुलर का नाम था ऐसा भी होता है। उसमें उन्होंने किसी टीचर का नाम नहीं लिखा, उसने सीधा ये लिखा, क्या लिखा, एक टीचर ऐसे पाए गए जो कि 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दिया था, जिससे दूसरे क्लास डिस्टर्ब हो रहे थे। दूसरा उसने लिखा, एक टीचर ऐसे पाए गए जो कि पंखे के नीचे खुद पढ़ रहे थे, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। तीसरे टीचर ऐसे पाए गए जो कि गेम्स के पीरियड में बच्चों को छोड़ के गायब थे। अब उसने कुछ नहीं कहा, साइन मार दिया। अब जो है भैया समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पाते हैं तो सोच लीजिए। तो मैंने देखा वहाँ पे आदमी काम करने वाले के साथ, जो अगर एक अच्छी टीम हो गई तो बड़ी बहुत अच्छा, नहीं तो टीम को बनाना पड़ता है। नाम था उनका साहिब सिंह, और मैंने देखा उनके चप्पल में भी चिप्पी लगा था। प्रिंसिपल थे, फर्स्ट क्लास गेटेड ऑफिसर थे, और भगवान ने चेहरा इतना अच्छा दिया था कि कोट टाई पेंट वाले भी उसके सामने नहीं टिकते थे।
उन्होंने बड़े अच्छी कहा, मिस्टर झा आप जानते हो जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो गठरी में बांध करके अनाज लेके जाते थे, अनाज लेकर के जाते थे, उसी से जैसे तैसे पढ़ाई करता था। और जब उस दिन को हमने देखा है तो इसका कोट टाई वाले क्या होते हैं भाई मेरे, जिसके पास सब कुछ है वो तो धोती में भी उठा के पटक देते हैं कोट टाई वाले को, है ना। अब यहाँ पे मेरी एक घटना समझ में आ रही है कि मैं उस समय कोई बाबू गोरखनाथ सिंह थे, सच है झूठे मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है। उस समय उस जमाने में इंग्लैंड में एक एग्जाम होने वाला था जिस एग्जाम में इकोनॉमिस्ट को ही जाना था, है ना। तो मिस्टर नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप पहुँच जाइए, है ना। और उन्होंने वहाँ भेजा। अब भेजने के बाद जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ देखते क्या हैं कि लेट हो गए। लेट इसलिए हुए कि बेचारे धोती पहन रखे थे, धोती नॉट अलाउड था, और नॉट अलाउड था तो बेचारे ने किसी से पैंट एंड शर्ट जो है और कोट वगैरह जहाँ से उधार लिया अर्थात एक्सचेंज किया, जैसे भी उसमें देर हो गई। देर होने के बाद जैसे घुसने के बाद सारे एग्जामिनर सारे एग्जामिनी जो हैं वो हंस रहे हैं उनके पर, और वो एक सीधे ही बोलते हैं। और एक काम उसके पहले उन्होंने एक काम और किया, दीवार से थोड़ा सा चुना लिया, चुना लेने के बाद जिसको खैनी बोलते हैं बिहारी भाषा में और जिसको तम्बाकू कहें जो भी कहें उसको लिया, और उन्होंने कहा कोई कितनों पढ़िए गोरखे फर्स्ट करिए, है ना। उनका कहने का मतलब चाहे कितनों कोई कर ले लेकिन फर्स्ट तो हम ही होएंगे। अब वो लिख रहा है, व्यस्त है। लिखने के बाद जब जो इन्विजिलेटर थे इधर उधर देख रहे हैं, देखने के बाद जब देखा उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो बेचारा देख के चला गया। फिर बाकी हंस रहे हैं। जब वो उसके पेपर देखे गए तो लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। जो एग्जामिनर थे जिससे पढ़े लिखे थे उनको भी नहीं पता है। जब बाद में एवेलुएशन हुआ तो वो बाबू गोरखनाथ सिंह नंबर 1 हुआ, है ना, और पूरी दुनिया में भारत का नाम किया। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो बेचारे थीसिस लिखते थे। थीसिस लिखने से क्या हुआ कि किसी ने उनकी पत्नी को कह दिया कि तुम्हारे पति लव लेटर लिखते हैं। अब बेचारी और न देखा ताओ जितने थीसिस के पेपर थे उसको आग में जला दिया। उसके बाद जैसा हमने सुना, यह कहानी मेरे अंकल ने मुझे बताया था, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। वो बेचारे पागल हो गए। और मैं देखता हूँ कि दुनिया में जितने भी परिवर्तन हुए वो पागल आदमी नहीं किया है। चाहे वो आर्किमिडीज हो, चाहे दुनिया का और भी कोई लोग हो, चाहे फिलोसोफर हो, किसी भी एरिया में पोइट हो, जैसे भी हो, है ना। तो वो अब भाई, और जहाँ तक एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात है, मुझे लगता है कि दुनिया का हर आदमी एक दूसरे को पागल ही कहता है ना। और होना भी चाहिए। अगर पागल को पागल नहीं कहेगा तो पागल से कोई बढ़िया धमाल कैसे निकलेगा, है ना। चलिए यहाँ तक है। और यहाँ मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हैं, एक स्वस्थ भारत बनाना है। और वर्तमान जो स्थिति है, हमारे लीडर्स के विकल्प को भी खोजना। जो हमने बताया था 13 करोड़ जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे आपको मिल सकता है। दूसरी बातें आप उनसे ज़रूर पूछिए जब वो आपसे मांगने आते हैं, मत, है ना, आपका वोट, कितने पढ़े लिखे हो, संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा, पढ़ा तो ठीक है। उसके बाद यह भी पूछ लीजिए भाषण बोलने आता है या नहीं आता, लिखने आता है या नहीं आता, या किसी का लिखा पढ़ने आता है या नहीं आता है। और जो पैसे उनको मिलते हैं, चाहे जिस वजह से अपने इलाके का डेवलपमेंट करने के लिए, इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया। क्या 5 साल के भीतर वो जब जाएंगे तो क्या ऐसी स्थिति होगी कभी आपको ज़रूरत हो वो आपसे मिल सकेंगे क्या, है ना। या मिल सकेंगे तो क्या कोई छुटभैया नेता से मिलना पड़ेगा क्या, है ना। या फिर जैसे किसी ऑफिस में जो काम करने जब जाते हैं वहाँ नहीं होता है तो क्या वो उनकी मदद करेंगे क्या, है ना। तो इसमें तो ढेर सारी कुछ प्रश्न हैं। यह प्रश्न उनको लपेटे में लेता, घेरे में लेता, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम हिचकते हैं उन लोगों के पास जाने के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स को ही डर्टी कहा जाता है और डर्टी से लोग हर आदमी बचता है। और मैं समझता हूँ बच के आप कहाँ जाओगे, आप पेट में देखो ना, पेट में तो हमेशा मल रहता है। और ये कि ये एक कह सकते हैं टैंक है ये टैंक, और वो जब डर्टी को हमेशा ढोते रहते हैं तो उन सारी बातों के माथे में भी जब दूसरों के लिए गलत सोचते हैं तो वो भी डर्टी है। तो इन सारी बातों को सोचते हैं तो भाई मेरे, ये डर्टी और ब्यूटी ये दोनों ही साथ साथ चलता रहता है और ये दोनों मिलकर के क्यूटी बनाता है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगर ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी, लेकिन कुछ बातें जो अगर अच्छी लगी तो उसको अपना लीजिएगा, जो गलत है उसको टुकड़ा दीजिएगा, है ना। और मैं बोलता हूँ चाहे जो भी, चाहो तो हमारा गला काट लो, चाहे तो मुझे फांसी को लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी के 64 साल हमने जी लिए और जो हमने अनुभव हासिल किया है, मीठा, तीता, कड़वा और जैसा भी है, वो आपके सामने शेयर करूँगा। आए दिन ऐसा चलता ही रहेगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।